बच्चे एमबीबीएस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका नीट नहीं निकलता, तो उसके बाद ये बीएमएलटी, बीपीटी और योगा एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एमबीबीएस ही करें तभी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। मेरा यहाँ पे एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन हुआ है। मैंने यहाँ पे एंट्रेंस दिया था, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद ही यहाँ पे मुझे सीट अलॉट हुई थी। और ये जो कोर्स है ये प्रॉपर 3 ईयर का है, लेकिन उसके बाद हमको 6 मंथ की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसके बाद ही हमको डिग्री अलॉट होती है। तो ये सब मिला के 3.5 साल का कोर्स है। मैंने पहले नीट की प्रिपरेशन किया है, 3 इयर्स तक मैंने किया है। उसके बाद में मेरा नीट में नहीं हुआ। 3 साल मैंने ट्राई किया और मेरा बीएमएस में हो भी रहा था। हाँ। और मेरा बीएमएस में हो भी जाता। फिर बीएमएलटी का आया तो मैंने जाना कि हाँ ये पैथोलॉजी का कोर्स होता है और पैथोलॉजी में बेसिक्स किसी भी कोई भी डॉक्टर अगर कोई भी ट्रीटमेंट करता है तो उसका फर्स्ट बेसिक टेस्ट अगर होते हैं पैथोलॉजी के होते हैं। ब्लड टेस्ट उसका बेसिक टेस्ट होते हैं। जब तक वो ब्लड टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो किसी भी आजकल के ट्रेंड में जब से कोरोना आया तब से जो बहुत सारी माइक्रोबियल डिजीजेज हैं या एमएस सर्जन को कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, एमएस अगर सर्जरी करता है तो उसके पहले उसको एचआईवी के टेस्ट कराने होते हैं, हेपेटाइटिस का, मलेरिया का टेस्ट, सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये हम पैथोलॉजी वाले ही जो एलटी करते हैं, बीएमएलटी करते हैं, वो पैथोलॉजी ही वाले कोर्स ही वाले बच्चे करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में हूँ। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर इन लैब टेक्नीशियन और मास्टर्स इन लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इनसे बात करने वाली हूँ कि इन्होंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, कैसे एडमिशन होता है, क्या यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर है और ये डिग्री लेने के बाद इनके पास करियर की क्या संभावनाएँ होती है। इससे पहले भी हमने कई कोर्सेज़ के बारे में जो कानपुर यूनिवर्सिटी में चल रही हैं उसके बारे में बताया था। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं उनके पास एमबीबीएस के अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, यानी फिजियोथेरेपी में या फार्मेसी में या लैब टेक्नीशियन में क्या क्या आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे बात करूँगी। क्या नाम है आपका और कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? मेरा नाम ज्योति है, मैं बीएमएलटी कर रही हूँ। इस बार मेरा बीएमएलटी सेकेंड ईयर है। ओके, अच्छा, आपने ज्योति आपने ये कोर्स चूज़ किया बैचलर इन लैब टेक्नीशियन, आप ही बताइए ये कोर्स आपने क्यों चूज़ किया और कैसे ये आइडिया है कि आपको लैब टेक्नीशियन बनना, ये फील्ड आपने क्यों चूज़ की? पहले बहुत सारे बच्चे से नीट की तैयारी करते हैं, ऐसे होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है अपना मतलब मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाने के लिए, जो इसके लिए हमने बीएमएलटी किया और इसके लिए स्कोप हमारा बहुत अच्छा है। जैसे कि आप लैब ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत जैसे कि ब्लड बैंकिंग में आप इसकी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप वहाँ जा सकते हैं। आप उसके बारे में और आगे स्टडीज़ कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। मतलब हम बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीएमएलटी करने के लिए। ओके, ज्योति अपने बारे में बताओ, आप कहाँ की रहने वाली हैं और 12th पास करने के बाद यहाँ पे आ गई या आपने नीट की तैयारी की, कैसे ये रास्ता यहाँ तक कैसे बना? मैं उदयपुर शिवराजपुर की रहने वाली हूँ। मैंने 12th शिवराजपुर से ही किया हुआ है। मैंने नीट की तैयारी नहीं की, बार हमने मेडिकल फील्ड में एमएनएस का एग्ज़ाम दिया था, बट एक्चुअली उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके थ्रू हमने ये वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जिससे हमारा यहाँ पे एडमिशन हो गया। ओके, तो कितने साल से आप पढ़ रही, क्या आपका 3rd ईयर है? नहीं, हमारा 2nd ईयर है। अच्छा, आप तमाम स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि जब आप बैचलर इन लैब टेक्नीशियन ये डिग्री आप लेके यहाँ से निकलते हैं, आपको क्या मतलब किस तरह का जॉब मिलता है, किस तरह का काम मिलता है? अगर हम जॉब की बात करते हैं, लैब हो गई, बड़ी बड़ी पैथोलॉजीज़ हो गए, जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अच्छे चांसेस हैं। अगर आपके पास बीएमएलटी की डिग्री है तो आप वहाँ पे जाके अच्छी जॉब पा सकते हैं। लैब में, पैथोलॉजीज़ में, माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है उसमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप बीएमएलटी करके यहाँ से निकल रहे हैं तो। नहीं, आपको ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे बस स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं उनके दिमाग में बस एक ही डिग्री होती है, एमबीबीएस करना। तो क्या आपके दिमाग में एमबीबीएस करने का ख्याल नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे एमबीबीएस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका नीट नहीं निकलता, तो उसके बाद ये बीएमएलटी, बीपीटी और योगा एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम एमबीबीएस ही करें तभी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। और लाइक बीएमएलटी, बीपीटी जो कि हमारे हेल्थ साइंसेज में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और अच्छे चांसेस भी यहाँ पे, लाइक जैसे कि हमारा जो प्रैक्टिकल होता है, हमारे पास बहुत अच्छी लैब हैं जो कि ऊपर हैं और सारे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं हम लोगों को। तो ज़रूरी नहीं कि एमबीबीएस करके मेडिकल फील्ड में जाएं, हम एमएलटी, बीपीटी और योगा न्यूट्रिशन करके भी मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। ओके, और भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करूँ। क्या नाम है आपका? सताक्षी अग्रवाल। सताक्षी, आप किस ईयर में कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? मैं भी बीएमएलटी में ही हूँ, 2nd ईयर है मेरा भी। कहाँ के रहने वाली हैं और आपने कोर्स क्यों चूज़ किया?
मैं विद्या जी की रहने वाली हूँ। कोर्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक्चुअली एमबीबीएस होना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं होती है। जो एमबीबीएस होते हैं उनको भी अपने नीचे कुछ ना कुछ स्टाफ या फिर मेडिकल वर्कर्स चाहिए जो उनकी हेल्प कर सकें। अगर सब लोग एमबीबीएस ही बन के बैठ जाएंगे तो फिर उनकी भी हेल्प करने के लिए कोई होना चाहिए ना। बिल्कुल राइट, क्योंकि सिर्फ अगर आप कोई पेशेंट इलाज के लिए आता है तो उसको लैब में अपना टेस्ट भी करवाना है, राइट। सबसे पहले उनको हेल्थ वर्कर ही डील करते हैं, बाद में जब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन होती है तब एमबीबीएस को बुलाया जाता है, बट पहला फर्स्ट एड जो देते हैं वो हम ही लोग देते हैं। साक्षी, ये बताओ, आपने डायरेक्टली आप इस कोर्स में आ गए या फिर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया? कैसे, किसने इस कोर्स के बारे में आपको बताया? नहीं, नीट का एग्ज़ाम एक्चुअली मैंने नहीं दिया, ना ही कोई प्रिपरेशन की नीट की, बट मैंने कोविड पीरियड में ये देखा था कि ज़्यादा जो वैल्यू है वो यहाँ पे टेस्टिंग को दी जा रही है, जो कि जैसे कि ज़्यादा जो हेल्थ वर्कर अगर कुछ कोविड पीरियड में जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ा वो यही थे, जो टेक्नोलॉजिस्ट थे, जो कि जैसे जाते थे वैक्सीनेशन के लिए जाते थे या फिर टेस्टिंग करते थे कोविड पेशेंट्स की, तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद आगे जाके इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर जो लोग मतलब वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हैं ना जानते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। अब आप साक्षी इस कोर्स के बारे में बताओ, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिला? कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, मेरिट के आधार पर हुआ था? और ये कितने साल का इन बैचलर इन लैब टेक्नीशियन की डिग्री है, कितने साल की है? मेरा एग्ज़ाम या मेरा यहाँ पे एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन हुआ है। मैंने यहाँ पे एंट्रेंस दिया था, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद ही यहाँ पे मुझे सीट अलॉट हुई थी। और ये जो कोर्स है ये प्रॉपर 3 ईयर का है, लेकिन उसके बाद हमको 6 मंथ की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसके बाद ही हमको डिग्री अलॉट होती है। तो ये सब मिला के 3.5 साल का कोर्स है। ओके, अच्छा, अब आप आगे क्या करने वाली हैं? आप मास्टर्स करने वाली हैं, पीएचडी करने, क्या एम है आपका? अभी तो एक्चुअली मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर के बाद मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे जॉब कहीं अच्छी मिल जाती है फिर मैं मास्टर्स की ओर नहीं कंसीड करूँगी, लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं जॉब अच्छी नहीं मिलती है या फिर नहीं इतना प्रॉपर वे में हो पाता है मेरा सिलेक्शन, तो फिर मैं मास्टर्स की ओर अप्लाई कर सकती हूँ। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा बीरू त्रिपाठी, MLT सेकेंड ईयर। क्यों आपने ये कोर्स चूज़ किया? मैम, मैंने पहले नीट की प्रिपरेशन किया है, 3 इयर्स तक मैंने किया है। उसके बाद में मेरा नीट में नहीं हुआ, तो ये इसका फॉर्म आता है, साइट पे फॉर्म आता है बाकायदा CSJMU पे। देखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका नीट में नहीं हो पाता, तो आप बताइए कितने 3 साल ट्राई किया? जी मैम, 3 साल मैंने ट्राई किया और मेरा BMS में हो भी रहा था। हाँ। और मेरा BMS में हो भी जाता, फिर BMLT का आया तो मैंने जाना कि हाँ ये पैथोलॉजी का कोर्स होता है, और पैथोलॉजी में बेसिक्स कोई भी डॉक्टर अगर कोई भी ट्रीटमेंट करता है तो उसका फर्स्ट बेसिक टेस्ट्स अगर होते हैं पैथोलॉजी के होते हैं, ब्लड टेस्ट उसका बेसिक टेस्ट होते हैं। जब तक वो ब्लड टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो किसी भी आजकल के ट्रेंड में जब से कोरोना आया तब से जो बहुत सारी माइक्रोबियल डिजीजेज हैं, या MS सर्जन को कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, MS अगर सर्जरी करता है तो उसके पहले उसको HIV के टेस्ट कराने होते हैं, हेपेटाइटिस का, मलेरिया का टेस्ट, सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये हम पैथोलॉजी वाले ही जो LT करते हैं, BMLT करते हैं, वो पैथोलॉजी ही वाले कोर्स ही वाले बच्चे करते हैं। तो हमने ये जाना कि आजकल का कोरोना टाइम है और आगे आने वाले कल में भी बहुत सारे माइक्रोबियल डिजीजेज जैसे वायरल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, सिफिलिस है, कोरोना है, डेंगू है, ये सारी डिजीज़ चल रही हैं। तो कोई भी डॉक्टर पहला अगर प्रेफरेंस देता है तो फर्स्ट वो पहले जांच लिखता है, ब्लड की रिपोर्ट लिखता है, देन वो कोई ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि कोई भी पेशेंट अगर कोई किसी बैक्टीरियल या वायरल पेशेंट अगर है तो वो भी अपना बाकायदा अपना फुल्ली प्रिकॉशंस लेता है तब उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो इसीलिए हमने जाना कि आगे जो आने वाला ट्रेंड है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई भी डॉक्टर होता है, MBBS होता है, तो उसको पैथोलॉजी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पड़ती है। अच्छा, ये बताओ, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उन्हें लगता है कि अगर मेडिकल फील्ड में अगर आना है तो MBBS ही करना, कैसे खुद को कन्विंस करते हैं? और अभी आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड? यस मैम, हम बहुत हैप्पी हैं। और फिर हैप्पी मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरे भैया MBBS हैं, उन्होंने ही कहा था कि तुम BMS मत करो, अच्छा, BMS ना करो। मेरा BMS में हो रहा था, तुम इससे अच्छा है पैथोलॉजी का कोर्स करो। तो इसमें क्या है कि मैं पैथोलॉजी अगर कर लेता हूँ, BMLT कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं अपनी लैब डालूंगा। और लैब डालने के बाद में मैं एक ही लैब नहीं, BMLT करने के बाद में आदमी एक ही लैब नहीं डाल सकता है, उसको मैं ग्रो करूँगा, हर एक सिटी में लैब डालूंगा, ग्रो करूँगा। उसके बाद में मैं MSc भी करूँगा और नेट JRF PhD वगैरह भी मैं करना चाहता हूँ। अरे वाह, तो चलिए ये आपकी स्टोरी मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेट करेगी, क्योंकि जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि रास्ते बंद हो गए। मैं बिल्कुल डिप्रेस नहीं हूँ, बिकॉज मैं उस वैसे तो अगर डॉक्टर एक रहता है तो उसको एक हॉस्पिटल खोलने में
बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे जैसे पैथोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम पैथोलॉजी खोलते हैं तो मुझे केवल हमारी ज़रूरत है, और वह मैं एक लैब टेक्नीशियन, 2 लैब टेक्नीशियन लगा सकता हूँ। 2 रूम का एक सेट में ख़रीद करके एक यहाँ डाल दे सकता हूँ, और मैं जैसे कि कलेक्शन सेंटर डाल सकता हूँ। तो मैं अपने आप को जितना ग्रो कर सकता हूँ, हमें लगता है कि उतना डॉक्टर एक ग्रो नहीं कर सकता है। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? दिलीप जायसवाल, BMLT सेकेंड ईयर। क्यों दिलीप, आपने ये कोर्स चूज़ क्यों किया? हमने सोचा कि ऑलरेडी हमारे भैया BMS हैं, और उनके बड़े भाई, एक भाई में दोस्त हैं, वो डॉक्टर संदीप त्रिपाठी और डॉक्टर संदीप जायसवाल, और हमारे भाई BMS किए हैं। तो भैया हमारे बताए कि हम भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, 2 ईयर्स प्रिपरेशन की। 2 साल आपने ट्राई किया, नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं हुआ मैम। तो डिप्रेशन नहीं हुआ? अरे मेरा नीट में नहीं हुआ है? नहीं, ऐसी कोई डिप्रेशन नहीं। हमारे भैया ने बताया कि तुम पैथोलॉजी कोर्स करो, और कोर्स कर लोगे और हम डॉक्टर हो जाएंगे, जिससे अपना एक हॉस्पिटल अच्छा सा ओपन कर सकते हैं और अच्छी जगह मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। तो हमने सोचा ये भी बात सही है, तो हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर के रहने वाले, आपने 2 बार किया, तीसरा अटेम्प्ट नहीं दिया आपने? जी नहीं मैम, क्योंकि टाइम के अनुसार तैयारी करना ही मायने नहीं रखता, कि टाइम के अनुसार हर चीज़ टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमने पैथोलॉजी को चॉइस किया, और कोशिश रहेगी अपने कि आगे फील्ड में ऐसे बढ़ते रहें, PhD तक जाएं और MSc भी सीख रहें। यही हमारी चॉइस है। अच्छा, कहीं ये नहीं लगता कि अरे ये डॉक्टर नाम नहीं लग पाएगा, ऐसा लगता है? नहीं मैम, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा उसमें संघर्ष भी काफ़ी रहता है, और हम UP बोर्ड से इंटरमीडिएट हैं। मैम इसके थ्रू भी डॉक्टर लग सकता है, कि बिकॉज हम लोग PhD करेंगे तो उसमें PhD की डिग्री मिलने के बाद में हम डॉक्टर लगा सकते हैं, तो हम डॉक्टर डिग्री तक इसमें भी जा सकते हैं। तो इसीलिए जैसे हमने सोचा कि पैथोलॉजी चॉइस करेंगे और मेहनत करेंगे, MSc करेंगे, PhD करेंगे, आगे तक जाएंगे, जिससे अपना प्रोग्रेस कर सकेंगे और आसानी। और ये नहीं है कि डॉक्टर नहीं लग पाया तो हम कुछ कर नहीं सकते, MBBS नहीं हुआ तो हम कहीं नहीं रहे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मेडिकल फील्ड में ऐसा एक है कि अगर कोई भी चीज़ अगर मेडिकल फील्ड में आप कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अपने आप एक टैलेंट होना चाहिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पुनीत है, मैं UP से कालपी से रहने वाला हूँ। और क्यों कोर्स चूज़ किया आपने? एक्चुअली जैसे मेरे मतलब फ्रेंड ने कहा कि नीट की प्रिपरेशन, तो मैंने भी 4 ईयर प्रिपरेशन की है। तो 4 साल दिया है नीट का एग्ज़ाम आपने? हाँ मैंने दिया है। अच्छा। और मैं अभी भी दूंगा इस साल, मतलब एग्ज़ाम होगा कि मैंने अच्छा। मैं प्रिपरेशन छोड़ दियो। लेकिन नहीं, फिर भी जैसे मतलब सब लोग कह रहे हैं कि अपनी लैब, तो मेरा भी एम है कि इसमें एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है। जैसे आपने सुना होगा, मतलब उनके जो ऑर्गन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी हस्ती है, जैसे मान लो उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके कई बिस्तरा रखा जाता है। ऑर्गन संभाल रखने पड़ते हैं, तो उसका मतलब फॉरेंसिक होते हैं, टिश्यू कल्चर, काफ़ी चीज़ होती हैं। तो वो फील्ड मेरे लिए बेटर है और मुझे अच्छी भी लगती है। तो ये 4 साल जब आपने एक बार, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, तो वो जो फेलियर था कैसे हैंडल किया और कब डिसाइड किया कि नहीं? देखिए मैम, ये तो गलत हुआ कहना कि डिप्रेशन नहीं होता, तो डिप्रेशन तो बहुत हुआ था। लेकिन मतलब एक इत्तेफाक, जैसे मतलब एक एग्ज़ाम हुआ, 13 का एग्ज़ाम, 14 को यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, तो मैं तो मतलब भूल गया था कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा। तो फिर अचानक से कॉलेज मिल गया, तो उसी टाइम से डिप्रेशन भी थोड़ा कम होता गया। मतलब आज मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, सब ठीक है। लेकिन 4 अटेम्प्ट देना ही नहीं, आपने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, मतलब बहुत एफर्ट किया। कहीं ये लगा रही MBBS नहीं होगा, ये मिसिंग लगता है? देखिए जो बात तो है, मतलब लगता है, लेकिन जैसे मैंने फ्रेंड ने कहा कि मतलब एक एज होती है मतलब तैयारी की भी, मतलब फिर आपको सोचना पड़ता है, फैमिली भी होती है आपके पीछे, तो मैंने इस ड्रॉप ही कर दिया एक टाइप से। अच्छा, तमाम और स्टूडेंट जिनका कि देखिए हमारे यहाँ सीट जो 1 लाख से कम है इसमें MBBS की, और 15 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, सबको सीट तो नहीं मिल सकती, तो बात तय है नीट में। तो क्या आप ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मैम, जो मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, क्योंकि आप देख लीजिए कम से कम 70 से 80% डॉक्टर हम लोगों पे डिपेंड रहता है। जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो वो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ाती। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कोई सीवियर पेशेंट आया, तो सबसे पहले हम लोगों को रेफ़र करेगा कि आप ये जांच करा के लाइए, तो आपको इसके बाद कुछ करेंगे। तो यही है कि मतलब बहुत बेस्ट फील्ड है मेरे लिए। तो अभी आप खुश हैं, कोई सेटिस्फाई हैं? हाँ मैं पूरी मतलब खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। बिल्कुल। अच्छा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप लोग रुकिएगा, मैं अभी आपसे पूछूं कि यहाँ एडमिशन कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम ठाकुर शिव प्रताप सिंह है। मैं MSc MLT डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी से हेल्थ साइंस का स्टूडेंट हूँ। और मैम मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, तो मैं इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। सपने मेरे भी थे मैं भी MBBS करूँ या BAMS करूँ,
पर मैंने अपनी फैमिली की कंडीशन को देखता था तो ये सोचता था कि मेरे पिताजी वो जो वहाँ का लेवल है MBBS टाइप का वो और जो खर्चा होगा वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा चूज करो जिससे तो मैं मेरा मानना है कि पैरामेडिकल स्टाफ बैकबोन है मेडिकल फील्ड की। डॉक्टर हमारे बिना कुछ भी नहीं है एट ए टाइम। पहले क्या था, पहले पैरामेडिकल नहीं था मैम, तब क्या था एक्सपीरियंस के बेस पे डॉक्टर ही सब कुछ करता है। बट आज के टाइम पे 80% डॉक्टर पैरामेडिकल के बिना इनकम्प्लीट है। तो हम लोगों ने सोचा, मैंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे फैमिली वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। मुझे मैंने अपने आप को सेटिस्फाइड किया मैम कि फैमिली वालों पे लोड ना पड़े। तो मैम मैंने फिर BMLT सेलेक्ट किया, गवर्नमेंट सीट पे किया, टॉप किया मैंने मैम। अच्छा। हाँ मैम, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे भी इस मतलब एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया? हाँ मैम, इस अच्छा। बार भी मैम मैंने गवर्नमेंट सीट पे अप्लाई किया, वहाँ पे भी मेरा अच्छा खासा आया, हो सकता है हो ही जाए। और एट ए टाइम मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ मैम। इंडिया की टॉप मोस्ट लैब है डॉक्टर लाल पैथ लैब, हाँ। उसमें मैं काम कर रहा हूँ। मेरा 3 से 4 लाख का पैकेज भी है मैम। अच्छा। हाँ मैम, तो पार्ट टाइम काम भी कर रहा अच्छा, हूँ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मैम शिव मोहन सिंह है। अच्छा शिवमोहन, ये वाकई आपकी स्टोरी बड़ी, आप तो यहाँ के इन लोगों के सीनियर है, इसका मैं इन मतलब लोगों आप का senior मास्टर्स हूँ कर रहे मैम, हैं। ये लोग भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा। मैं इनकी क्लासेस भी लेता हूँ मैम। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा ये बताओ आप मेरे मोटिवेशन से और मेरे पढ़ाने से ये लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा शिवमोहन, आप बताओ, आपने जैसे कहा कि आपने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, इसमें टॉप किया, आप बताओ कि तमाम जो बच्चे अब इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कब होता है और इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताइए आप। मैम अभी तो गवर्नमेंट नहीं निकाल रही, पर अभी जैसे करंट में पीजीआई लखनऊ में वैकेंसी आई है लैब टेक्नीशियन, जिनका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है मैम। और मैम यही नहीं कि गवर्नमेंट भी हमको बहुत अच्छा देती है, प्राइवेट कंपनी जैसे कि मैम SRL हुआ, ये पैकेज देती है 3 से 4 लाख का LT को पैकेज देती है। 3 से 4 लाख का पैकेज इतना होता है कि आदमी अपना अमूमन खर्चा चला सकता है। और मैम हम लोगों को पार्ट टाइम भी करने का चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड ऐसी फार्मा कंपनी है, वो लोग हम लोगों को उठाती हैं। मम्मी LT के फील्ड में मैम अगर कोई बंदा करता है, जैसे कि मेरे बैच में ऐसा कोई बंदा होगा जो मैम काम ना कर रहा हो और अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट, रेपुटेटेड पोस्टों पे ना हो। जैसे कि मैम मैं सीनियर लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी में हूँ इस टाइम। तो मैम इन लोगों BMLT करने के बाद शायद ही कोई बंदा हो जो फ्री बैठा हो, अच्छा कमा रहा है, अच्छा सब कुछ। नहीं, आप मुझे यहाँ के एडमिशन के बारे में बताइए, अच्छा मैम, जो हाँ यहाँ कैसे एडमिशन होता है यहाँ पे मैम हमारी साइड से नोटिस प्रोवाइड कराया जाता है, उस पर एक डेट आती है, उस डेट के हिसाब से आपको पहले प्रपोजल आता है, उसके बाद प्रपोजल के बाद फॉर्म वेबसाइट पे मिलता है, उसको हम लोगों को ऑनलाइन फिल कर, अब तो मैम सब डिजिटल हो गया तो ऑनलाइन फिल करते हैं। मेरा भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ है, तो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं मैम। उसके बाद यहाँ पे सीट सेलेक्ट होती है, फिर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनसे मीटिंग होती है, अगर उनको कंफर्ट लगता है वो एक वर्चुअल इंटरव्यू लेते हैं हम लोगों का। अगर इंटरव्यू में हम लोग सेलेक्ट होते हैं और उनको लगता है कि ये हमारे यहाँ पे हमारी सक्सेस को और ऊपर लेके जाएगा, तो मैम वो लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम नहीं, आप इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताइए, किस लेवल का टेस्ट होता है और कैसे इसकी तैयारी, मतलब कितनी पढ़ाई, मतलब हर बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता होगा, कितनी सीट्स हैं यहाँ या पर? मैम यहाँ पे बैचलर्स की 60 सीटें हैं। तो 60 सीट्स है, बच्चे तो बहुत सारे बैठते हैं, तो वो कैसे, जो बच्चे मैम, बैठना चाहते हैं actual एग्जाम में, में क्या क्या पढ़ के आए हैं वो? जो 12th को अगर ठीक से पढ़ के आया है, 12th की साइंस, बायोलॉजी होना जरूरी है, हाँ मैम, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना जरूरी, तो क्या पढ़ के आए हैं? मैम एक्चुअल में ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने जो उठा के देखा है, फिजिक्स से केमिस्ट्री, साइंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साइंस से बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंस रोल करती है, प्लस साइंस माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंस रोल करता है मैम। ऐसे 20 का जैसे मैम मैं पढ़ता था उस टाइम मेरा टारगेट ये था, मैं 50 MCQ जो होते हैं MCQ क्वेश्चंस 50 डेली करता था। तो मैम मुझे टाइम मिला था 4 से 5 महीने का, और 50 अगर आप डेली, मेरे 50 अगर मैंने सेलेक्ट किए तो 50 वो डन होते थे शाम तक। अच्छा, कितने नंबर का पेपर होता है? मैम 100 का। अच्छा, ये कैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें? मैम सबसे पहले देखिए, जो हमारी NCERT होती है क्लास 11 और 12 की, तो पूरा जो एग्ज़ाम है इसी बेस पे होता है। मेन हम लोगों का फोकस होता है सबसे ज़्यादा बायोलॉजी, उसके बाद आता है मैम केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई। तो मैम आगे आपको पता है इस पर फिजिक्स का रोल थोड़ा कम रह जाता है, तो हमारा मेन फोकस केमिस्ट्री और बायो पे होता है। और फिजिक्स में मतलब आप करके पास हो सकते हैं, मतलब मिनिमम क्वेश्चन करके। तो जो 100 नंबर के सारे MCQ आते हैं? हाँ इसमें। अच्छा, आप बताएं, क्या आपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पर आए? जी जी। कैसे तैयारी करें आप बताओ? बुक भी मैम इसकी आती है पैरामेडिकल, उसकी भी तैयारी की थी अच्छा, मैंने। पैरामेडिकल की इसकी बुक भी आती जी है? मैम, अच्छा जी मैम। अच्छा, कैसे तैयारी करें बताइए? मैम इसकी मैंने MQ क्वेश्चन वगैरह जो लगाते थे अपने घर पे रिवीजन करते थे, बुक थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे अपने,
इसी तरह इंटर का एग्ज़ाम दिया था मैंने यहाँ पे। 50 क्वेश्चन का पर डे टारगेट करते हैं तो 6 मंथ में आप इतने वैल्यूबल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन अच्छे से हो होता है जाएगा। मैम, अगर तुमने 12 अच्छे से पढ़ रखा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है आराम से हो जाएगा। यूपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, आसानी पूर्वक से अपना वो एंट्रेंस यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। 100 क्वेश्चन आएंगे। मैम हमने तो नीट की तैयारी की है। नीट की तैयारी करते करते और फिर ये फॉर्म आया, एकदम सडन फॉर्म आया और मैंने फॉर्म भर दिया और उसी की तैयारी कर रहा था। मैंने एग्ज़ाम दे दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नीट में भी आता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस इंटरनेशनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो मैं नीट की तैयारी कर रहा था। अच्छा, बायो के 50 क्वेश्चन आते हैं और 25 केमिस्ट्री के, 25 फिजिक्स के। और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और एक नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है टोटल। तो मैंने बस नीट की प्रिपरेशन कर रहा था और नीट में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाती है। यानी नीट के जो ड्रॉप आउट्स उनके लिए तो बड़ा आसान है। यस मैम, बिल्कुल। बताओ। बिल्कुल मैम, हाँ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? देखो मैम, मैं गरीब फैमिली से मतलब बिलोंग करता हूँ, बट मेरे लिए मतलब इतना नहीं था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर सकूँ। बट मैं मेडिकल फील्ड में हमेशा से एक्साइटेड रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट था उसमें। तो मेरे मतलब और सर हैं, मतलब सीनियर सर हैं, तो उन्होंने हमें बताया है मतलब लैब टेक्नोलॉजी आप कोर्स कीजिए BMLT का। तो हमने इसके बारे में फिर नेट से पढ़ा और हमने जाना यूट्यूब के थ्रू कि हाँ बहुत अच्छा कोर्स है कि हम BMLT करने के बाद और भी आगे जा सकते हैं। जैसे कि MSc हुआ, MSc आफ्टर MSc हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और नेट JRF उसके थ्रू हम PhD करना चाहते हैं। आप PhD करना चाहते हैं? अच्छा, फैकल्टी बनना चाहते हैं आप? यस मैम, और लेक्चरर डॉक्टरेट की डिग्री भी चाहते हैं? यस मैम, यस मैम। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैम हम भी यही चाहते हैं क्योंकि ये मेरा क्लासमेट है और हम दोनों लोगों ने अपना साथ में ही बनाया है कि हम लोग MSc करेंगे। उसके बाद में MSc यहीं से करेंगे क्योंकि MSc की भी यहाँ पर स्टडी होती है और बहुत ही अच्छी स्टडी होती है। यहाँ के जो मतलब हमारे जो टीचर फैकल्टी है बहुत ही अच्छी है, वेल एजुकेटेड, वेल मतलब अच्छे हैं। और जैसे कि पैथोलॉजी की वर्षा मैम है, बहुत ही अच्छे हैं। डॉक्टर हैं, MD हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर मुनीष सर हैं, वो भी MD MBBS हैं। और के पांडे सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो क्या नाम है आपका? रोहित राजपूत। तो रोहित, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? मैम मैंने इसलिए किया, मैंने पहले NDA की तैयारी करता था। NDA की? अच्छा जी मैम, उसमें ओवरेज हो गया तो मतलब मुझे कुछ नहीं सोचना पता। मेरे डैडी जो हैं वो CMCD हैं। हाँ। तो मतलब उन्होंने कहा कि इसकी अब तुम क्या करोगे, तो तुम्हारी ओवरेज हो गई। तो उसने डैडी जी ने BMLT का एंट्रेंस भरवा दिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा। हाँ, एक विषय से उन्होंने बायोलॉजी करवाई थी हमारी। अच्छा। वही उन्होंने फार्म भरवाया। तो फिर एंट्रेंस यहाँ हुआ, मैं उसमें हो गया क्वालिफाई, तो इसी में एडमिशन ले। तो अभी आप खुश हैं? आप खुश हैं मैम? नहीं, मतलब एक होता ना कि फ्रस्ट्रेट होते बच्चे, NDA में नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं लग रहा है? उसमें ओवरेज हो गए थे तो करते भी क्या फिर इसके बाद। तो फिर डैडी ने चूज़ कर लिया तो मैंने कहा ठीक है, इसी में ठीक है। अच्छा। अपने मेरा सपना तो था NDA का सिर्फ। अच्छा। NDA एयरफोर्स। तो अब क्या ड्रीम चेंज हुआ कि नहीं अभी? अब हो गया लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन। आपको क्या बनना है? ये मैम यही फील्ड से सेटिस्फाई है? हाँ, सेटिस्फाई है। कोशिश करके अपना BMLT करेंगे, फिर PG भी करेंगे और PhD तक जाएंगे। क्योंकि हमारे भाई डॉक्टर भी हैं तो हो जाएगा। जैसे और हमारे ये स्टाफ दोस्त हमारे हैं, वीरू त्रिपाठी, अनिल आगम, ये हमारा ग्रुप है और अच्छी सी मेहनत करेंगे, पेशेंट्स का अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें। और यहाँ पे जो फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो आपको यहाँ पे 3.5 साल की पढ़ाई है कि मतलब जो कि MBBS के स्टूडेंट उनका अपना सिलेबस होता है, आप लोग का क्या सिलेबस, क्या पढ़ाया जाता है आपको, ये बताओ। यहाँ में हम 4 सब्जेक्ट होती हैं। क्या क्या होता है? और जैसे ब्लड बैंकिंग, हीमोग्लोबिन प्रतिशत होता है और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री होता है, एंडोक्राइनोलॉजी, ट्यूमर कैंसर मार्केट होता है और हमारे इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी होता है। ये सेकेंडरी का सिलेबस हमारा है। और 100 नंबर का 50 का प्रैक्टिकल होता है, 50 नंबर का पेपर रहता है। अच्छा। तो 100 नंबर रहता है। हाँ, आप बताओ क्या क्या कोर्स है इसमें? मैम इसमें हमारा जो सेकेंड ईयर है इसमें मैम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, ब्लड बैंकिंग है और इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी एंड सीरोलॉजी है और मैम बायो और माइक्रोबायोलॉजी है। अच्छा, ये जो होगा ये तो आपका सिलेबस हो गया, आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, यानी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो फील्ड का क्या एक्सपोजर है? मैम उसका ये है कि यहाँ पे जो लैब्स हैं बहुत ही अच्छी लैब हैं, बड़ी लैब हैं। सब स्टूडेंट्स जो हैं एक एक स्टूडेंट के लिए एक लैब टेबल भी है और बाकायदा बड़ी मतलब लैब हैं। और मैम यहाँ पे जो रीजेंट्स वगैरह हैं सारे फ्रेश रीजेंट्स हैं। और जो टीचर होते हैं मैम, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो टीचर सामने रह करके बाकायदा एक प्रैक्टिकल, जितने भी हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल होते हैं सारे प्रैक्टिकल कराते हैं।
बहुत ही अच्छा। तो यहाँ भी लोग टेस्टिंग और ब्लड सैंपल लेकर कर आते हैं? जी मैम, यहाँ पे मेरा ये मैम OPD वगैरह होती OPD है मैम, हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, तो सारे सैंपल आते हैं, ब्लड कलेक्शन सैंपल इधर है और ऊपर भी सैंपल आता है, हम ही लोग उसकी मतलब मैम प्रैक्टिकल करते हैं, जाँच करते हैं और फिर मैम हम लोग अपना मैम को दिखाते हैं, ये मैंने किया है, फिर मैम स्लाइड टेस्ट भी मैम लोग करती हैं, हम लोग भी करते हैं। जी मैम, हमारी फैकल्टी में एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने 50% पे जांच कर दिया है कि हर जगह से आप 50% पे यहाँ जांच करा सकते हैं। मतलब यहाँ पे सस्ते टेस्ट हाँ होते मैम, हैं। अच्छी जांच होती है और अच्छी रिपोर्ट तुमको मिलेगी और कोशिश करें लगभग यहाँ पे हो जाता है, हर जांच हो जाती है यहाँ पे। ओके, अच्छा एक बस लास्ट में पूछूंगी, यहाँ का एनुअल फी क्या है? एनुअल फीस मैम पहले 60,000 समथिंग रहता है। जी एस मैम 60। हॉस्टल चार्ज अलग रहते होंगे? हाँ, उसका मैम अलग रहता है। और लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत लोग जैसे निराश हो जाते हैं बच्चे, आप मैम बोले थे जैसे MBBS की तैयारी करते हैं, हमारा हो नहीं पाया, अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये नहीं, हमारे हिसाब में अपने एज के हिसाब से टाइम के अनुसार एक टाइम तक टाइम देना चाहिए तैयारी का। अगर हो रहा है उधर तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई अच्छा मतलब कोर्स चॉइस कर लेना चाहिए और उसमें मेहनत करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को अच्छा ग्रो करें। और एक ये तो है कि अगर आप अच्छी फील्ड कोई कोर्स चॉइस करने के बाद अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि MBBS ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको निकालेंगे तो ये मैम मायने नहीं रखता है हमारे हिसाब में। बिल्कुल। मैम मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, जो मतलब अभी एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट होने वाला है, मतलब यूनिवर्सिटी कराएगी BMLT, मतलब इसमें आप सीट ले सकेंगे अपनी। तो देखिए सबसे अच्छी इस समय एजुकेशन पॉलिसी हो गई है कि मतलब जो सिलेबस है इंटर 11-12 का, जिससे मतलब ये एग्ज़ाम मतलब पेपर बनता है, तो वो सब इक्वल कर दिया है, मतलब सारा CBSE वर्ड पैटर्न आ गया है। तो ये है कि मतलब बिल्कुल डरे नहीं, एकदम ईजी होता है। 11-12 की किताब पढ़िए आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं पढ़ाई 3 से 4 घंटे, ईजी सिलेक्शन है, कोई Okay. दिक्कत नहीं। ये है लैब जहाँ पर स्टूडेंट्स बैचलर और मास्टर्स के स्टूडेंट यानी कि बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और मास्टर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के स्टूडेंट्स, जिनको कि यहाँ पर लैब में ट्रेनिंग दी जाती है। एक उनका क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, डिफरेंट तरीके के जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, डॉक्टर जो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं टेस्ट पेशेंट को, वो टेस्टिंग कैसे होती है, इसका एक यहाँ पर लैब प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को दी जाती है। और इसके अलावा लेक्चर थिएटर है जहाँ पर स्टूडेंट्स को थियोरिटिकल क्लासेस यहाँ पर लगती हैं। ये हम जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ये है कानपुर यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, जहाँ पर पैरामेडिकल के कई सारे कोर्सेज चलते हैं। ये फ़िलहाल जो हम आपको लैब दिखा रहे हैं, ये है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और मास्टर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। उनको यहाँ पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है लेबोरेटरी की, यानी आप जब मेडिकल फील्ड में आते हैं तो सिर्फ MBBS ही डॉक्टर नहीं, बल्कि उसके अलावा जो MBBS डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको ये टेस्ट करवा के लाना, वो टेस्टिंग कैसे होती है और उसके लिए कितने हमको ट्रेंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है। और वो कोर्सेज़ करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में आते हैं, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित है। मेरे साथ है डॉक्टर दिग्विजय शर्मा, जो ये स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के डायरेक्टर हैं। सर, यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, बैचलर इन लैब टेक्नीशियन और मास्टर्स की जो डिग्री यहाँ पर मिलती है, इसके एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होने वाले हैं? मैम एडमिशन प्रोसेस अभी 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। जनरली मार्च या अप्रैल में इसके नोटिफिकेशन जो है विश्वविद्यालय जारी कर देता है। हाँ। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम लोग डिसाइड करते हैं कि एंट्रेंस होना है या मेरिट पे होना है। इधर 2 साल से जब से कोरोना चल रहा है, तो चूँकि हम लोग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एडमिशन्स जो हैं वो हम लोग मेरिट बेस पे ही लें। पिछले साल भी हम लोगों ने जो एडमिशन लिया वो मेरिट बेस्ड ही लिया। इस साल बच्चों की डिमांड को देखते हुए हम लोग सीटें जो हैं वो बढ़ा करके 90 करना चाह रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल से और इसी से पास हो चुका है। सर, इस कोर्स के बारे में बताइए, क्या इम्पोर्टेंस है? मैम, कोर्स का तो इम्पोर्टेंस ऐसा है कि कोरोना का जब से आया है तब से हम लोग को मालूम चल गया है कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो लैब में हो चाहे किसी अन्य जगह पे हो, वो करेगा कौन? जो टेक्नीशियन होंगे वही करेंगे। तो इसलिए इनका स्कोप तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं आजकल जानते ही हैं कि बिना टेस्ट्स के, बिना रिपोर्ट के आगे कोई जांच बढ़ नहीं पाती है।
तो हर आदमी जो डॉक्टर के पास जाता है, जो प्रॉब्लम होता है उसको जांच करानी होती है और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत तरह की जांचें हैं। तो स्कोप दिन ब दिन जितना मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, जितना आदमी अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होता जा रहा है, उतना ही ये टेस्ट का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। सर बैचलर का क्या ये 4 इयर्स का और मास्टर्स का 2 साल का कोर्स है? नहीं, बैचलर जो डिग्री होती है वो 3 इयर्स की डिग्री होती है, उसके बाद 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, करीब 3.5 साल। 3.5 साल का हो गया। और मास्टर्स जो है 2 साल का होता है। मास्टर्स करने के बाद अपना MLT में PhD भी स्टार्ट हुआ है 2 सब्जेक्ट में। अच्छा, PhD में कितनी सीट सर आपके? PhD में अभी हमारे 2 फैकल्टी हैं, डॉक्टर प्रवीण कटियार हैं जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हैं और डॉक्टर मुनीश रस्तोगी हैं जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हैं। दोनों में 4-4 सीटें हैं। इस साल अभी PhD एंट्रेंस का फॉर्म निकला हुआ है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर दिग्विजय शर्मा जिन्होंने 2 कोर्सेज के बारे में बताया। एक तो है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और दूसरा है मास्टर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये 2 कोर्सेज हैं, इनका नया सेशन जल्दी शुरू होने वाला है। तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, ये 2 कोर्स करना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आके भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर सीट्स इस बार बढ़ने वाली, यानी जो स्टूडेंट बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन की कोर्स करना चाहते हैं उनकी सीट्स इस बार यहाँ पे 90 होने वाली है। और कैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तमाम सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि एंट्रेंस एग्जाम यानी 12th में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।